नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी व्याकरण की किताब से एक विषय जिसका शीर्षक है अनुस्वार एवं अनुनासिक। यानी इस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हम अनुस्वार को पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक की परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसका प्रयोग और विभिन्न उदाहरण से हम इसको लगाना सीख जाएंगे। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने पहले भाग में अनुस्वार को पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ नियम पढ़े थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोहरान आपको करवा देती हूँ। तो हमने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें क से म तक के वर्णों को हमने पढ़ा था। आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, च वर्ग में कौन सा आते हैं, ट वर्ग में कौन सा आते हैं, त में और प में कौन से आते हैं। और इन वर्गों का ये जो वर्ग की पंक्ति है, इसका पंचम वर्ण कौन सा है। क्योंकि जब कभी भी शब्द आएगा तो उसमें से आपको पहचानना है इन चारों में से कौन सा शब्द वहाँ पर आया है। फिर आपको देखना है कि उस शब्द के प्रयोग की वजह से इस वर्ग का, इस पंक्ति का अंतिम यानी पंचम वर्ण कौन सा है। तो जब इनमें से कोई वर्ण आता है तो उसका पंचम वर्ण का इस्तेमाल हमें करना होगा, इसीलिए इस पंक्ति को याद करना ज़रूरी होगा। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पर दिया गया है दंड। तो दंड में जो अनुस्वार लगा है उसको देखो, ड जहाँ है ये रहा ड इस पंक्ति में, इस पंक्ति से पहले अनुस्वार है, ये ड से पहले अनुस्वार है ना। तो हमें देखना है कि इसका पंचम वर्ण कौन है, ण। तो हमें यहाँ पर इस अनुस्वार की जगह पे ण का प्रयोग करना है, और ये जो हम वर्ण प्रयोग करेंगे ये आधा होगा। ध्यान रखिएगा, हम अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आधा वर्ण लगाएंगे, पूरा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और यही इसके अपोजिट प्रयोग करना हो, अगर आपको दिया गया हो कि पंचम वर्ण से, जैसे रंग में लिखा गया है इस तरह से, ये वाला इस तरह से लिखा गया है ग रंग, अब आपको अनुस्वार में बदलना है। तो आप क्या करोगे, घ की पंक्ति किस में आती है, ये रही है ना, पहले क वर्ग में आती है, और ग से पहले अंग लिखा है तो हमें इसके स्थान पर बिंदी का प्रयोग करना यानी अनुस्वार का प्रयोग करना है। तो समझ में आ रहा है, दोनों तरीके से, अगर पंचम वर्ण है तो हमें अनुस्वार लगाना है, और अगर अनुस्वार है तो हमें पंचम वर्ण लगाना होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ओके। अब इसी का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में क्या होगा कि जो पंचम वर्ण हैं, जैसे ये जो पंचम वर्ण आए ना, ये पंचम वर्ण अगर आपके पास आते हैं और एक ही शब्द में दो होते हैं, दो बार पंचम वर्ण का एक साथ आ जाना होता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कोई भी अनुस्वार नहीं लगाएंगे। आ रहा समझ में? दूसरा नियम याद हुआ, उस समय हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे। जो रिपीट हुआ है दो बार, जो पंचम वर्ण आया हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन उनमें से एक को हम आधा रखेंगे और दूसरा वाला पूरा रखेंगे। एक को हम आधा रखेंगे और दूसरा वाला पूरा रखेंगे। जैसे जन्म लिखा है तो ज में ज पूरा हुआ, फिर आधा न हुआ, ये जो न है ना, ये अनुस्वार की जगह वाला था, तो अनुस्वार तो लगाना नहीं है, इसलिए इसको हम आधा रखेंगे और म पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तीसरा नियम, हमने देखा था अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो इसमें य र भी आएगा यहाँ पर, य र ल व, है ना। तो इसमें क्या करना है कि इनमें से य व ह अभी दिया है, तो इनमें से देखो, ये जब वर्ण यहाँ शब्द के अंदर आते हैं तो हमें आधा न ही लगाना होगा, अनुस्वार नहीं लगाना। कैसे? जैसे अन्य में देखो य आया है तो हमें आधा न ही प्रयोग में लेना है ना, अनुस्वार नहीं लेना। ह आया है तब भी आधा न लगाना है, व आया है तो उससे पहले भी हमें आधा न ही लगाना होगा। आया समझ में? तो इसमें भी यह शर्त है, ये नियम है, इसको फॉलो करना होगा। दूसरा है श और स, इसमें भी तालव्य स और
दूसरा वाला जो स है, सिंपल वाला जिसको हम कहते हैं स, तो इन दोनों में ही क्या होगा, नियम बदल जाएगा। यहाँ पर आधा न आएगा और यहाँ पर अनुस्वार लगेगा। तो आपको बस ये याद रखना है नियम के अनुसार कि कहाँ पर अनुस्वार लगता है, कहाँ पर न लगता है और कहाँ पर म लगता है। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो पहले में हमने पढ़ा कि पंचम वर्ण का प्रयोग करना है या फिर अनुस्वार का प्रयोग करना है। दूसरे में हमने पढ़ा जब 2 साथ में आएंगे तो हमें आधा न लगाना है। तीसरे में हमने पढ़ा है कि जब ऊष्म और कौन से अंतस्थ व्यंजन आए तो हमें यर ल वाले अगर आते हैं तो हमें आधा न लगाना है, और श श आता है तो हमें अनुस्वार लगाना होगा। क्लियर? तो इनमें से अगर कोई आता है तो उसके अकॉर्डिंग आधा न, इनमें से आता है तो आधा न की बजाय क्या, अनुस्वार बिंदी लगानी होगी। ठीक है। अब 5वां नियम जिसमें हमने पढ़ा था सम का प्रयोग, यानी सम क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द से पहले लगता है। तो इसमें मूल शब्द क्या है, न्यास, इसमें मूल शब्द क्या है, कल्प, इसमें क्या है, हार, और इसमें क्या है, वाद। अब ये जो मूल शब्द है इससे पहले सम लगा है तो इस अनुस्वार को मैं बनाऊंगी म में, और म कैसा है, आधा है। ठीक है। अब बन गया ये सम। ठीक है, ये क्या बन गया, सम। तो जब कभी भी मूल शब्द से पहले कोई शब्दांश जुड़ता है तो वो उपसर्ग है। अब आगे जुड़ने वाले उपसर्ग होता है, तो सम उपसर्ग का नियम क्या कहता है कि हमें अनुस्वार जो आया है, जो यहाँ पर अनुस्वार है, ये अनुस्वार यानी बिंदी, जब अब अनुस्वार आया है तो हम उसको पढ़ेंगे म के रूप में उच्चारण करेंगे, यानी म का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कहाँ पर आधा न लगाना है, कहाँ पर अनुस्वार लगाना है, कहाँ पर पंचम वर्ण लगाना है और कहाँ पर म का प्रयोग करना है। समझ में आया? तो इन 5 के नियम को ध्यान में रखना होगा, तब आपके सारे शब्दों को अच्छे से आप लिख पाओगे। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अनुनासिक। अनुस्वार आपको अच्छे से आ जाएगा तो अनुनासिक भी आपको आ जाएगा। अनुस्वार की ध्वनि नाक से होती थी, अब अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, अनुनासिक चिन्हों का जब प्रयोग करते हैं, तो जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो नाक और मुंह दोनों से निकलने वाली प्राणवायु होती है। यानी जब उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जो ध्वनि निकलेगी वो नाक और मुंह दोनों से होते हुए निकलेगी, इसीलिए इसे अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। ठीक है। और इस अनुनासिक का चिन्ह कैसा होता है, चंद्र बिंदु जैसा होता है, चांद भी होगा और बिंदु भी होगा, क्योंकि दोनों का प्रयोग इसमें होगा। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चिन्ह कैसा है इसका, चंद्र बिंदु। ठीक है। ये भी शिरोरेखा से के ऊपर लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, चांद है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करो, उच्चारण करो, चांद, आँख, कुआं, मूंछ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये आ की मात्रा जहाँ लगी है, जहाँ पर स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है, क्या कहा मैंने, स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर ये चंद्र बिंदु लगेगा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा अंतर है। अनुनासिक स्वर के बाद में लगता है, अनुनासिक स्वर के बाद में लगता है, और जो ये चंद्र बिंदु लगाएंगे वो स्वर के साथ लगेगा। माफ कीजिए, अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद, और अनुनासिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो स्वर के साथ लगेगा, साथ में साथ साथ चलेगा। ठीक है। वो तो हमने अनुस्वार क्या किया था, स्वर के बाद में इस्तेमाल किया था। ठीक है। अब देखिए अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, संस्कृत में नहीं होता। इन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी बताया, मुख और नाक दोनों से प्राणवायु निकलती है, या कहे मुख के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि ये चंद्र और बिंदु जैसा चिन्ह है। ठीक है। तो कुछ शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। आंगन या आंगन, मूंछ,
माँ। तो लास्ट में जो साउंड आ रहा है ना वो चंद्र बिंदु का होगा। और अनुस्वार में न की ध्वनि आती, नाक वाला आवाज उसमें आएगी। ठीक है। अब देखिए अनुनासिक की विशेषताएं। अनुनासिक की क्या विशेष बात होती है? अनुनासिक जो है वो अलग से किसी वर्ण के बाद नहीं बोला जाता, बल्कि उस स्वर के साथ बोला जाता है। इसकी परिभाषा से भी हम समझ चुके हैं। जिस प्रकार वह लगता है, जैसे कि उदाहरण दिया है आँख। आँख जो शब्द है ना, ये क्या है? आ स्वर है, तो स्वर के साथ में चंद्र बिंदु लगा है। चांद, चांद में च के पास में आ का डंडा है, तो आ क्या है? आ है स्वर, तो स्वर के साथ इसका प्रयोग हम करेंगे। 5 में आ, प के साथ में आ की मात्रा है, तो आ कौन है? स्वर, स्वर के साथ इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा मूछ या पूछ, तो प के साथ में ऊ की मात्रा है, तो ऊ कौन है? ऊ भी यहाँ पर स्वर है, इसीलिए ये इसके साथ जुड़ेगा। अनुनासिक साथ में प्रयोग होता है, स्वर के साथ में प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखो, वे स्वर जिनके साथ अनुनासिक था या आती, यानी कि कहने का मतलब अनुनासिक आएगा। कब आएगा? स्वर, वे स्वर जिसके साथ अनुनासिक आता है कब? जब जैसे उदाहरण दिया है चिड़िया, मालाएं, आँखें, तो इन स्वरों के साथ में या लिखा हुआ है ना बहुवचन के रूप में, तो वहाँ हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो विशेषता के तौर पर। इसमें देखिए आपको जो ये मात्राएं नजर आ रही है, ई है ना, बड़ी ई, छोटी ई, ए, आई, ओ, औ, तो इन मात्राओं का जब हम शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर अनुस्वार न लगकर अनुनासिक चिन्ह लगता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, जैसे मात्राओं, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु जितनी लिखने की जगह नहीं होती। देखो यहाँ पर बताते हैं, ये मात्राओं लिखा है ना, तो ओ के साथ में यहाँ पर ऑलरेडी मात्रा है, तो इतना स्पेस नहीं होता शिरोरेखा पर कि हम चंद्र बिंदु भी बना लें। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होती है, थोड़ी कहीं ना कहीं अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए इस परेशानी से छुटने के लिए यहाँ पर एक सुविधा दी है कि आप वहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माना क्या जाएगा? वो चंद्र बिंदु माना जाएगा। तो कई बार हमने देखा है कि जो इस तरह की मात्राओं वाले शब्द होते हैं, जिनके सिरों रेखा के ऊपर कोई मात्रा बनती है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, है ना, चाहे वो ए की हो या आई की हो या फिर ओ की मात्रा हो या आउ की मात्रा हो, तो कोई भी मात्रा जो सिरों रेखा के ऊपर आती है, तो हम वहाँ पर बिंदी का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पर? चंद्र बिंदु के स्थान पर। और कहलाएगा क्या कि वो चंद्र बिंदु ही है, बिंदी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि इन मात्राओं के साथ जो बिंदु लगे हैं, वास्तव में वे चंद्र बिंदु हैं, परंतु मात्राओं के साथ इसका अंतर्भाव हो जाने के कारण इसे बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है। समझ में आया? देखो, अब है अनुस्वार और अनुनासिक का उच्चारण। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कैसे करते हैं और अनुनासिका का कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अपने आप से भी इसको उच्चारित कीजिए, ताकि आपको इसके अंदर छुपा हुआ जो गहरा अंतर है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार साथ साथ में इसका उच्चारण करो। अधिकांश का के ऊपर लगाया है ना, तो क्या कहा? अधिकांश, बिंदी का प्रयोग करना है, तो ये अनुस्वार है। संपूर्ण, म की आवृत्ति आ रही है क्योंकि स यहाँ पर लिखा है ना। प के वर्ग में पंचम कौन है? प, फ, ब, भ, म, इसीलिए म साउंड करना। रंगीन, तो अंग वाला साउंड करना है क्योंकि ग के पंचम वर्ण में अंग आएगा। तंबू, ब के पंचम वर्ण में कौन है? प, फ, ब, भ, म, तो म का साउंड करना, तंबू। ऐसे ही ठंडी, बंद, बंधन, पतंग, संबंध,
नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, असंख्य, संस्था, अत्यंत, क्रांति, संश्लेषण। तो ये सभी क्या है, इनका जब हमने उच्चारण किया तो हमें पता चला कि ये अनुस्वार में आएगा। अब हम जो उच्चारण करेंगे अगला वाला तो पता चलेगा कि अनुनासिक कैसे है। देखो ये इसमें एक अंतर क्या था कि ये स्वर के साथ लगता है। तो गांव, गांग नहीं बोला है, गांव बोला है। तो यहाँ पर न का साउंड नहीं आएगा, इसमें साउंड आएगा आ की ध्वनि का, मतलब क्योंकि मुंह और नाक से वो ध्वनि निकलेगी। ओके, जैसे मुंह, फिर आएगा धुंधले, कुआं, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, क के ऊपर नहीं आएगा। जैसे चांद है ना, भांति, कांच, बांधकर, बांधकर या बांधकर, बांधकर है ना, पहुँच, ऊंचाई, टांग, पांच, दांते, सांसें। यहाँ पर लास्ट में देखो बहुवचन है, इसीलिए हम यहाँ पर ते के पीछे भी बिंदी लगाएंगे। ठीक है, सांस, धुआं, चांद, कांप जाऊंगा। समझ में आया दोनों के प्रोनाउंसिएशन से आपको कि क्या अंतर है। ठीक है, अब हम एक बार इस पर थोड़ी नज़र एक बार दोहरा लेते हैं कि दोनों में हमने कौन से तथ्य सीखे हैं। तो याद करने योग्य बात क्या है अनुस्वार के अंदर कि इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर होता है बिंदी के रूप में, तो हम बिंदु बोल सकते हैं। किसका, अनुस्वार की बात कर रहे हैं। और अनुस्वार स्वर के बाद आता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है यह शब्द के मध्य और अंत में लगता है, यानी जब आप शब्द का प्रयोग करोगे या तो इसका प्रयोग बीच में होगा या सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत में कभी इसका प्रयोग नहीं होगा। इसमें स्वर का उच्चारण जोर से किया जाता है। जब आप उस शब्द को बोलोगे तो जो स्वर निकलेगा, जो आवाज़ उसमें से निकलेगी, तो वो आवाज़ जोर से बोली जाएगी। जैसे गंगा, तो उस अंग का साउंड जो है ना वो तेज आवाज़ में बोला गया है। ठीक है, उच्चारण के समय हवा कहाँ से निकलेगी, नाक से, क्योंकि इसे नासिक की ध्वनि कहा है। ओके, अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है, स्वर नहीं है। इसे हम स्वर नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोनों के बीच की प्रवृत्ति मानी गई है। तो हम इसे क्या कहेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक को व्यंजन का रूप मानेंगे, स्वर नहीं मानेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जब स्वर पढ़ते हैं तो अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, उसके बाद में अंग और अह भी लगाते हैं, लेकिन वो अंग और अह इसमें नहीं आएगा। ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं, जो कि स्वर में सम्मिलित नहीं माने गए हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम कब करते हैं, व्यंजन के रूप में करते हैं। अब देखो पंचम वर्ण अंग, न्य, ण, न, म, तो इनको हमने क्या कहा, ये देखो इनमें बताया है कि इन पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार यानी कि शिरोरेखा पर बिंदु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गए सारे बिंदु, ताकि हमें याद हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। अब देखिए अनुनासिक, अनुनासिक का पहला पॉइंट कहता है कि अनुनासिक का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर होगा, लेकिन किस रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलेगी और इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, लेकिन उसका प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ठीक है, दोनों में अंतर भी करना आ रहा है ना आपको, तो इस प्रकार से अगर कभी अंतर करने का पूछा जाए तो आप अंतर भी आराम से कर सकते हैं। स्वर, यह स्वर का गुण है, स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। देखो ये तो स्वर नहीं है, ये व्यंजन के रूप में है, लेकिन इसके साथ एक और बात बताइए कि स्वरों का गुण रूप में प्रयोग किया जाता है। गुण इसके अंदर है, लेकिन पूर्ण रूप से ये स्वर नहीं होगा, यानी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होगी। स्वर स्वतंत्र होते ना, इसलिए स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। जिन स्वरों या मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा से बाहर नहीं निकला है तो अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु लगता है, जैसे गांव, माद।
क्या कहा इन्होंने कि जो ऐसे स्वर या मात्राएं जिनका हिस्सा सिरों रेखा से बाहर नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, तब तो हम चंद्र बिंदु ही लगाएंगे। लेकिन सिरों रेखा से ऊपर कोई मात्रा आती है तब हम बिंदी का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो माना क्या जाएगा, चंद्र बिंदु। जैसे क्या बताया है कि ये देखो, जैसे मैं में चंद्र बिंदु माना जाएगा, लेकिन है क्या ये है यहाँ, ये देखो चींटी है ना, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ मैं का प्रयोग है ना, मैं और चींटी, तो इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग है, लेकिन लिखने में ऊपर सिरों रेखा के ऊपर मात्रा का प्रयोग है, इसलिए हम बिंदु लगाएंगे, लेकिन कहलाएगा क्या, चंद्र बिंदु। और चींटी में भी सेम बात है, चींटी में भी क्या आएगा, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल है, लेकिन मात्रा आने की वजह से हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखो, चंद्र बिंदु का उच्चारण जहाँ अनिवार्य हो वहाँ इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जहाँ जरूरी हो वहीं इसका प्रयोग जरूर करो, वरना इसका अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, आपने अगर ये स्मरण बिंदु, स्मरण तथ्य समझे हैं तो आप इसके अंतर भी कर सकते हैं। जब प्रश्न में आपको पूछा जाए अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, तो आप इस तरह से भी एक बीच में लाइन बनाकर दो भाग में डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं, पॉइंट डालकर लिख सकते हैं। तरीका समझा रही हूँ, अंतर लिखने का तरीका। किसी भी चीज़ का अंतर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, बीच में रेखा बनाओ, यहाँ पर हेडिंग जरूर डालो कि किसका अंतर यहाँ नीचे आ रहा है, तो वो हेडिंग यहाँ डालो, दूसरी तरफ यहाँ एडी डालो, ऊपर शीर्षक लिखो कि अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर, फिर डैश करो और ये पॉइंट हेडिंग डालकर यहाँ लिखो, फिर उसी से मिलता जुलता पॉइंट उसके सामने लिखो। इस तरह से आप अंतर बना सकते हो। तो ऐसे बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले को भी लगेगा कि हाँ, इसने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अंतर करने का दूसरा तरीका ये सही लगता है तो आप इस तरह से भी पॉइंट से दोनों के अंतर एक ही पंक्ति में लिख सकते हो। दोनों के अंतर जैसे अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है, तो दोनों को एक ही पंक्ति में अंतर के रूप में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। हम दोनों ही तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो सही लगता है आप उसका प्रयोग करो। तो अभी जो स्मरण बिंदु थे उसी को अंतर में डाला है, आप चाहो तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में होता है और यहाँ चंद्र बिंदु के रूप में होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नासिका से निकलती है और अनुनासिक के उच्चारण में वायु नासिका और मुंह दोनों से निकलती है। यह प्राण वायु बोल सकते हैं, है ना। और यह जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाएगा, यानी स्वर के बाद बोला जाएगा। और यह जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ बोला जाता है, यानी स्वर के साथ बोला जाएगा। इसका प्रयोग हमेशा बिंदु के रूप में होता है और इसका प्रयोग हमेशा कब होता है, हाँ, मात्रा के अनुसार बदल जाता है। अगर मात्रा उसमें नहीं है तो चंद्र बिंदु लगाएंगे, और अगर उसकी शिरो रेखा के ऊपर मात्रा आती है तो हम बिंदु के रूप में उसको लगाएंगे, लेकिन वो अनुस्वार न कहलाकर अनुनासिक ही कहलाएगा। ठीक है, आप इसको भी पॉज करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि हमें अंतर कैसे करना है। ओके, आपको ये जो स्क्रीन दिख रही है इसका अभ्यास आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ, मुझे ये अध्याय अच्छे से समझ में आया। अपना खुद का टेस्ट लेकर देखो कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया। ओके, तो उम्मीद है आपको ये पूरा अध्याय समझ में आया है। आपको इसे पॉज करके या रिपीट करके भी देख सकते हो। फिर हम मिलते हैं अगले अध्याय की तरफ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।